हेलो स्टूडेंट्स। आज हम साहित्य सागर की चौथी कहानी पर जाएंगे। नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक है स्वयं प्रकाश जी। इस कहानी में हमें देशभक्ति की भावना दिखाई देती है, जिन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। उनके प्रति सम्मान की भावना इस पाठ में हमें दिखाई देती है। देशभक्ति कैसे होती है बच्चों? देशभक्ति यह हमारे मन की भावना होती है। देशभक्ति प्रकट करने के लिए हमें शारीरिक या आर्थिक रूप से प्रबल, शक्तिशाली होने की आवश्यकता नहीं होती। हम अपने छोटे से छोटे कार्य से भी अपने हृदय में बसी देशभक्ति को प्रकट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों के मन में आएगा कि हम अपनी देशभक्ति कैसे व्यक्त कर सकते हैं। तो बच्चों, नियमों का पालन करके अच्छी शिक्षा लेकर भी हम क्या कर सकते हैं, तो हमारे हृदय में बसी देशभक्ति प्रकट कर सकते हैं। जैसे कि आज हम इस पाठ में देखेंगे कि किस प्रकार एक बूढ़ा लंगड़ा मरियल सा फेरी लगाकर चश्मे बेचने वाला जो एक व्यक्ति है, आदमी है, वो अपने छोटे से कार्य से भी अपने हृदय में बसी देशभक्ति की भावना प्रकट करता है। चलो, आज हम इसके पहले कैरेक्टर पर जाएंगे बच्चों। पहले इनके कैरेक्टर है हालदार साहब। हालदार साहब कैसे व्यक्ति है बच्चों? संवेदनशील और भावुक व्यक्ति हैं। देशभक्तों के प्रति सम्मान की भावना उनके मन में स्थित है। कैप्टन चश्मे वाले के प्रति भी सहानुभूति और सम्मान की भावना वो रखते हैं। अभी सहानुभूति क्यों है, सम्मान की भावना क्यों है, वो हम कहानी में देखेंगे। हमारा मुख्य पात्र कैप्टन चश्मे वाला, वो भी एक देशभक्त और दयालु व्यक्ति है। बूढ़ा लंगड़ा है तथा फेरी लगाकर चश्मे बेचता है। फेरी लगाकर मतलब बच्चों घूम घूम कर चश्मे बेचता है। उसकी अपनी कोई दुकान नहीं। शहीदों के प्रति उसके मन में सम्मान की भावना है। और हमारा एक अन्य पात्र है पान वाला। पान वाला कस्बे के चौराहे पर, मतलब जिस कस्बे की बात इस पाठ में की गई है, उस कस्बे के चौराहे पर उसकी पान की दुकान है। काला मोटा खुश मिजाज व्यक्ति है। खुश मिजाज मतलब किसी बात की चिंता नहीं, हमेशा मजाक करते रहना, इस प्रकार का व्यक्ति है। हमेशा पान चबाता रहता है, लाल काली बत्ती सी दिखाकर हंसता रहता है। उसकी मोटी सी तोंद है, तोंद मतलब बड़ा सा पेट है। तो इस प्रकार के ये तीन पात्र हमें इस कहानी में दिखाई देते हैं। तो कहानी क्या है बच्चों? कि यहाँ इस कहानी में एक छोटे से कस्बे का वर्णन किया गया है। कस्बा मतलब एक स्मॉल टाउन, जिसमें वो कस्बा कैसा था उसका वर्णन हमें फर्स्ट पेज पे ही मिल जाता है, फर्स्ट पैराग्राफ में बच्चों। यहाँ पे जिस कस्बे की बात हो रही है, जो हमारे हलदार साहब है, वो हलदार साहब कंपनी के काम के सिलसिले से हर 15 दिन में उस कस्बे से गुजरते थे। कस्बा उनको दिखाई देता है बच्चों कि कस्बा बहुत बड़ा नहीं है, एक छोटा सा कस्बा है। ठीक है ना, जिसमें अगर हम पक्के मकान कहा जा सके ऐसे कुछ ही मकान है, एक बाजार है, एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक छोटा सा दवाखाना, ओपन एयर सिनेमा घर, इस प्रकार का वो एक छोटा सा कस्बा है। उसमें एक नगर पालिका है। अगर नगर पालिका है तो हमेशा वो कुछ न कुछ कार्य करती रहती है। तो नगर पालिका क्या क्या करके दिखाती है, कभी कोई उन्होंने सड़क पक्की करवा दी, पेशाब घर बनवा दिया, कवि सम्मेलन रखवा दिया। इस प्रकार अपने कस्बे के लिए कोई ना कोई कार्य करती रहती है। अब उस कस्बे के प्रशासनिक अधिकारी के मन में क्या आया कि उस कस्बे के हृदय स्थली मतलब बच्चों कस्बे के बीचों बीच नेताजी की मूर्ति स्थापित करेंगे। अभी ये निर्णय हुआ, उसके लिए बजट पास हुआ। अभी दिक्कत कहाँ पे आ गई बच्चों, समस्या कहाँ पे आ गई कि बजट पास हुआ लेकिन उनको अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं थी। और जो बजट मिला था, तो अच्छे मूर्ति का मतलब अच्छी मूर्ति बनाने के लिए जो उपलब्ध जो लागत लगती थी, लागत मतलब जो पैसा लगता था वो ज़्यादा था। तो अभी मूर्ति तो बनानी थी, बजट पास हुआ था, तो अब क्या उन्होंने किया बच्चों कि उनके बोर्ड की शासनावधि जो है वो समाप्त होने की कगार पर थी। मतलब उनका कार्यकाल जो है वो समाप्त होने के कगार पे था। तो उन्होंने क्या किया बच्चों, वहाँ के एकलौते उस कस्बे के एकलौते ड्राइंग मास्टर मोतीलाल को ये कार्य सौंप दिया। और निसंदेह बच्चों उस ड्राइंग मास्टर मोतीलाल ने भी वो कार्य बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पूर्ण किया। उन्होंने जो मूर्ति बनाई थी नेताजी की, नेताजी मतलब हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस,
उनकी मूर्ति बहुत ही सुंदर उन्होंने बनाई थी। अ, नेताजी की मूर्ति इतनी सुंदर बनाई थी। बस्ट बस्ट मतलब क्या बच्चों, कमर से ऊपर तक, मतलब पूरी मूर्ति नहीं थी, कमर से ऊपर तक की वो मूर्ति थी। संगमरमर की मूर्ति थी। मूर्ति को देखते ही अपने नेताजी के नारे, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वो नारे याद आते थे। मतलब इस प्रकार की वो इतनी सुंदर वो मूर्ति बनाई गई थी। लेकिन समस्या ये हुई बच्चों की, मूर्ति तो बनाई गई लेकिन उसमें संगमरमर की मूर्ति थी, लेकिन चश्मा जो था वो संगमरमर का नहीं था। तो असली चश्मे का फ्रेम था। तो हालदार साहब जो हर कंपनी के काम के सिलसिले से हर 15 दिन बाद उस कस्बे से गुजरते थे, तो उन्होंने देखा कि अरे मूर्ति तो बहुत सुंदर है और मूर्ति पर लगा चश्मा रियल है। तो उनके मुंह से ऐसे ही निकल आया, कौतुक भरी मुस्कान उनके चेहरे पर फैल गई और उनके मुंह से निकल आया, वाह भाई क्या आइडिया है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। लेकिन जब बच्चों पान वाला उस कस्बे के चौराहे पर जो पान की दुकान है, उस पान वाले से पता चलता है कि मूर्ति जो कस्बे पर बनाई गई थी, कस्बे ड्राइंग मास्टर मोतीलाल ने बनाई थी। तो मूर्ति बनाई थी, लेकिन उस पर चश्मा वो बनाना शायद भूल गया। अभी सही बात क्या है या असल बात क्या है वो तो उसे भी पता नहीं है। क्योंकि ये बात जो है वो हवलदार साहब पान वाले को क्यों पूछते हैं, क्योंकि हवलदार साहब हर 15 दिन बाद उस कस्बे से जब भी गुजरते बच्चों, उनको एक बात उस मूर्ति में एक बदलाव दिखाई देता। तो क्या बदलाव होता था कि वो मूर्ति पर लगे चश्मे के फ्रेम जो है वो हर बार वो बदलते हुए दिखाई उनको देते थे। तो उनकी जिज्ञासा बढ़ गई और इसीलिए उन्होंने पान वाले से पूछा कि भाई नेताजी के चश्मे बदलता कौन है। तो हल तब पान वाले ने हलदार साहब को बता दिया कि ये जो काम है वो कैप्टन चश्मे वाला करता है। अभी उसके मुंह से नाम निकला कैप्टन चश्मे वाला, तो हलदार साहब को क्या लगता है कि अरे ये कैप्टन चश्मे वाला ये कार्य करता है, तो शायद ये नेताजी के सेना का शायद भूतपूर्व सिपाही है। तो ये बात जब पान वाले से पूछी जाती है तो पान वाला कैप्टन चश्मे वाले पर हंसता है। वो कहता है कि क्या वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। इस प्रकार पान वाला कैप्टन चश्मे वाले का मजाक उड़ाता है। और ये बात हवलदार साहब को बहुत बुरी लगती है बच्चों, क्योंकि कैप्टन चश्मे वाला जो कार्य कर रहा था कि नेताजी की मूर्ति पर कोई ना कोई फ्रेम लगाता अवश्य था, ठीक है ना। तो इस छोटे से कार्य से उसके मन में बसी देशभक्ति की भावना प्रकट होती थी। तो इस प्रकार किसी देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा और इसीलिए हलदार साहब को बहुत बुरा लगता है। लेकिन जब वो कैप्टन चश्मे वाले को देखते हैं तो वाकई में बच्चों, बूढ़ा लंगड़ा मरियल सा एक व्यक्ति था। एक बांस पर टंगे चश्मे, बांस मतलब एक लकड़ी का और ढांचा बनाया था, उस पर बहुत से चश्मे लगाकर वो घूम घूम कर वो चश्मे बेचता था। गांधी टोपी पहनता था, ठीक है ना, आंखों पर काला चश्मा, एक छोटी सी एक हाथ में संदूकची और दूसरे हाथ में बांस पर बहुत से टंगे चश्मे लेकर वो फेरी लगाकर चश्मे बेचता था। तो ऐसा व्यक्ति होने के बाद भी वो व्यक्ति क्या करता था बच्चों कि कस्बे के हृदय स्थली में बनी नेताजी की मूर्ति को कोई ना कोई चश्मा अवश्य लगाता था, क्योंकि उस मूर्ति पर बच्चों कोई चश्मा बनाया नहीं गया था। क्योंकि कैसा होता है ना कि कोई भी देशभक्त या कोई भी शहीद जिन्होंने अपने देश के लिए बच्चों बलिदान दिए हैं, शहीद हुए हैं, उनके उनकी जो छवि है वो हमारे मन में वैसे के वैसे बसी होती है। उसमें कोई भी कमी आना, उनकी तस्वीरों में, उनकी छवियों में कोई भी कमी आना ये अच्छी बात नहीं होती, या फिर ये बहुत गंभीर बात होती है। और वहाँ पे नेताजी की मूर्ति बनाई गई थी, लेकिन उस पर फौजी वर्दी में वो मूर्ति बनाई गई थी, लेकिन उस पर चश्मा न लगाना ये कोई छोटी सी बात नहीं थी हम सभी लोगों के लिए। लेकिन कैप्टन चश्मे वाला क्या करता था, वो चश्मे की कमी पूरी करता था। और इस प्रकार मतलब एक बूढ़ा लंगड़ा आदमी जिसकी कोई अपनी दुकान तक नहीं है, लेकिन फिर भी वो ये कार्य करता था, तो हवलदार साहब को बहुत अच्छा लगता था। 2 साल तक बच्चों हवलदार साहब उस कस्बे से गुजरते थे, लेकिन उनकी इस धूल भरी यात्रा में आनंद के क्षण देने के लिए वही एक क्षण था। कौन सा क्षण बच्चों?
कि जब वो पान वाले के दुकान पर खड़े होकर उस तस्वीर को निहारते थे, नेताजी की मूर्ति को निहारते थे और उसके बदलते हुए चश्मे को देखते थे। वो देखकर उनके हृदय में बहुत प्रसन्नता महसूस होती कि चलो देशभक्ति आज भी मतलब देशभक्ति कोई हर कोई व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार उस देशभक्ति को प्रकट करता है। एक दिन क्या होता है बच्चों, हवलदार साहब उस कस्बे से गुजरते हैं और उनको कोई भी चश्मा, नेताजी की मूर्ति पर कोई भी चश्मा दिखाई नहीं देता। उस दिन अधिकांश दुकानें जो थी कस्बे की बंद थी, तो वो समझ नहीं पाए। दूसरे वक्त जब उन्होंने वो पान वाले से पूछते हैं तो पान वाले से क्या पता चलता है कि कैप्टन चश्मे वाला मर गया। हवलदार साहब बहुत दुखी होते हैं क्योंकि जिन्होंने मास्टर मोतीलाल ने जो मूर्ति बनाई थी वो चश्मा बनाना भूल गया और अभी कैप्टन चश्मे वाला मर गया, तो अभी नेताजी हमारे बिना चश्मे के ही रहेंगे। इस बात को सोच सोचकर उन्हें बहुत बुरा लगता है। वो वहां से चले जाते हैं और जब नेक्स्ट टाइम जब दूसरी बार वहां से गुजरने की बारी आती है तो वो तय करते हैं कि उस मूर्ति को अभी देखेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि उनको भी बिना चश्मे के नेताजी की मूर्ति को देखना पसंद नहीं है और इसीलिए उन्होंने तय किया कि वहाँ पान खाने के लिए नहीं रुकेंगे और सीधा दफ्तर चले जाएंगे। लेकिन आदत से मजबूर जब वो वहाँ से गुजरे तो उनकी नज़र उस मूर्ति पर चली ही गई। तब उन्होंने देखा कि उस मूर्ति पर सरकंडे से बना हुआ, सरकंडा मतलब क्या बच्चों, कि एक छोटा सा सरकंडा एक सरपत नाम का पौधा होता है, उससे वो बच्चे खिलौने बनाते हैं। तो उससे बना वो चश्मा, बच्चों द्वारा बनाया हुआ चश्मा उस मूर्ति पर लगा हुआ था। तो वो देखकर उनकी आंखों में पानी आ गया क्योंकि उस कार्य को देखकर उनको इस बात की तसल्ली हुई कि आज भी कहीं न कहीं देशभक्ति बच्चों में भी देशभक्ति आज भी जीवित है। अर्थात बच्चों, हर व्यक्ति अपनी क्षमतानुसार अपने छोटे से कार्य को पूरा करके अपनी देशभक्ति को प्रकट करते हैं। तो यही कहानी हमें नेताजी का चश्मा इसमें दिखाई देती है। चलो अब हम रीडिंग करते हैं। नेताजी का चश्मा। फर्स्ट पेज बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट पेज पे आपको बहुत सारे सवाल या बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। दूसरे इसमें तो आपको सोचकर लिखने हैं, लेकिन फर्स्ट पेज पूरा फर्स्ट पैराग्राफ में अगर आप देखेंगे कि कस्बा कैसा था, कस्बे का वर्णन, नगर पालिका क्या क्या काम करती थी। देन सेकेंड पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा कि मूर्ति बनाने का कार्य स्थानीय कलाकार को क्यों दिया गया, जैसे मास्टर मोतीलाल को मूर्ति बनाने का कार्य क्यों दिया गया। एंड देन थर्ड पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा मूर्ति का वर्णन। सो ये फर्स्ट पूरा जो पेज है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये याद रखो बच्चों क्योंकि फर्स्ट पैराग्राफ में आपको दो यहाँ पे सवाल आपके आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, चलो रीडिंग करेंगे। हवलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। अभी यहाँ पे सवाल आता है क्योंकि ये फर्स्ट लाइन ही तुम लोगों का एक्स्ट्रैक्ट है बच्चों। ठीक है, यहाँ किस कस्बे की बात हो रही है ऐसा सवाल आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे कस्बे का नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे आंसर लिखना है बच्चों, यहाँ उस कस्बे की बात हो रही है जिस कस्बे से हवलदार साहब को कंपनी के काम के सिलसिले से हर 15वें दिन गुजरना पड़ता है। ये आपका जवाब है। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। तो कस्बा कैसा था, यहाँ अभी आप ब्रैकेट करो, कस्बे का वर्णन है। जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में लड़कों का एक स्कूल, लड़कियों का एक स्कूल, सीमेंट का एक छोटा सा कारखाना, दो ओपन एयर सिनेमा घर और एक तो नगर पालिका भी थी। मतलब एक नगर पालिका भी थी। यहाँ तक आपका कस्बे का वर्णन है। उसके बाद तुरंत बच्चों नगर पालिका क्या क्या काम करती थी वो आपको दिया गया है। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। अभी देखो काफ़ी बार ना ये सवाल किया जाता है बच्चों, स्पेशली 10th के बच्चों को, कि नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी, इसमें छिपा व्यंग स्पष्ट कीजिए। तो इसमें छिपा व्यंग मतलब क्या कि हर शहर की नगर पालिका को बच्चों उस नगर के विकास के लिए कुछ न कुछ हमेशा कार्य करने होते हैं। और काफ़ी बार नगर पालिका उस नगर में
विकास का कार्य करने का दिखावा भी करती है, जिससे ये पता चले कि भाई हम इस नगर के लिए, नगर की उन्नति के लिए, विकास के लिए कोई न कोई कार्य कर रहे हैं। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन लिखना है। ठीक है, तो नगर पालिका क्या-क्या काम करती थी? कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों के लिए छतरी बनवा दी, तो कभी-कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। अभी छोटे से हिस्से के बारे में है तो आपने समरी सुनी बच्चों, उसमें हमें पता चलता है कि नेताजी के चश्मे के बारे में यहाँ पे हमें ये कहानी बताई गई। आशा है फर्स्ट पैराग्राफ समझ में आया होगा। अभी सेकंड में जाएंगे बच्चों। सेकंड में आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है कि मूर्ति बनाने का कार्य स्थानीय कलाकार को क्यों दिया। देखो स्टार्टिंग से ही है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान मतलब अच्छी मूर्ति बनाने के लिए कितना पैसा लगता है, कितना मूल्य लगता है, वो उन्हें ज्ञात नहीं था, पता नहीं था। और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह मतलब बच्चों सोच विचार करना, तर्क वितर्क करना, इस बात पर सोच विचार करना और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में, शासनावधि समाप्त होना मतलब बोर्ड का बच्चों कार्यकाल समाप्त होने की घड़ियां थी। पाँच वर्ष के लिए होता है ना बच्चों, तो वो समाप्त होने की घड़ियां थी। घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया होगा और अंत में कस्बे के एकलौते हाई स्कूल के एकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ही ये काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। पटक देना मीन्स बच्चों इसका अर्थ यहाँ पे अवश्य लिखो, काफी बार लिखा जाता है। पटक देने से क्या तात्पर्य है? पटक देना मतलब क्या कार्य को निश्चित समय पर पूरा करना, कार्य को निश्चित समय पर पूरा करना। कि मोतीलाल जी ने क्या बोला था कि बच्चों एक महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देंगे, अर्थात मूर्ति बनाकर निश्चित समय पर वो मूर्ति बनाने का कार्य पूरा करें। अभी यहाँ पे मूर्ति का वर्णन है इस पैराग्राफ में बच्चों। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कुछ 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट और सुंदर। बस्ट मतलब बच्चों जैसे हमने बोला ना कमर से ऊपर तक का भाग। ठीक है। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसीन, मतलब उनके चेहरे को देखकर ही वो इनोसेंस झलक रहा था। फौजी वर्दी में, क्योंकि नेताजी फौजी वर्दी में ही है, क्योंकि उनकी छवि हमारे नज़र में बच्चों वैसे की वैसी बनी हुई है। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी। यहाँ पे थोड़ा मैं बताना चाहूंगी बच्चों, दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो, तो एक यहाँ पे सवाल आता है कि इन नारों को पूर्ण करते हुए लिखिए कि ये नारे क्यों लिखे गए थे या फिर उन्होंने क्यों बोले थे। क्योंकि नेताजी बच्चों, नेताजी की आज़ाद हिंद फौज थी और ये फौज का निर्माण उन्होंने क्यों किया था? देश की आज़ादी दिलाने के लिए उनको सभी देशवासियों के सहयोग की आवश्यकता थी। तो मुझे खून दो का मतलब क्या है बच्चों? कि तुम लोग जब मुझे सहकार्य करोगे, सहयोग करोगे, तभी हम सभी मिलकर इस देश को आज़ादी दिला पाएंगे। इसका ये सही। तो वो सारे देशवासियों के सहयोग की अपेक्षा कर रहे थे और यही बात बताने के लिए कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जब हम में यूनिटी होगी, हम में एकता होगी, तब जाकर हम हमारी एकता से इस अंग्रेजों के खिलाफ, इस विदेशी ताकतों के विरुद्ध लड़ पाएंगे। तो इसलिए ये नारे बोले गए थे बच्चों। अभी इस केवल अभी इस मूर्ति में क्या कमी थी? केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। तो क्या थी बच्चों? देखो,
आंखों पर नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। मतलब चश्मा तो था, लेकिन संगमरमर का नहीं था, क्योंकि मूर्ति तो संगमरमर की थी, संगमरमर से बने पत्थर की थी। बट मूर्ति पर एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया मतलब इस पर उनकी नजर गई और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की, लेकिन चश्मा रियल। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तभी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। ऐसा क्यों उनके मन में आया बच्चों? क्योंकि बच्चों आजकल देशभक्ति की भावना सभी के मन में बहुत कम दिखाई देती है। तो उन्होंने उनके मन में ऐसा आया कि नेताजी की मूर्ति बनाकर उनके बलिदानों को, उनके कार्यों को याद करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है ना? क्योंकि हम बच्चों अपनी जो शहीद है, जो देशभक्त है, उनकी मूर्तियाँ क्यों बनाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने देश के लिए जो कार्य किए हैं, जो बलिदान किए हैं, उस बलिदान को, उनके कार्य को याद कराने के लिए या करने के लिए हम उनकी मूर्ति का निर्माण करते हैं। और इसीलिए हवलदार साहब को कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सफल और सराहनीय लगा। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं होता। मतलब मूर्ति कितनी भी हो बच्चों, महत्व उसका नहीं होता, लेकिन महत्व किसका होता है? उस भावना का है। वरना देशभक्ति तो आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। क्योंकि बच्चों, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि देशभक्ति ये मन की भावना होती है। ठीक है, अगर मन की भावना से ही क्या होता है बच्चों कि हम देश के आज़ादी के लिए क्या करते हैं, देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए उनको याद करते हैं, उनके बलिदानों को याद करते हैं। तो वो भावना बहुत महत्वपूर्ण होती है हम सभी के लिए। देखो, दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे, तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया मतलब कुछ फर्क दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हवलदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है! मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। मतलब, क्योंकि मूर्ति तो वही थी, लेकिन चश्मा बदल गया था, इसीलिए उनके मुंह से ऐसे निकल गया। तीसरी बार फिर नया चश्मा। हवलदार साहब को आदत पड़ गई। हर बार कस्बे से गुजरते गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना, मूर्ति को ध्यान से देखना। और एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो गया, मतलब उनकी क्यूरियोसिटी ज्यादा बढ़ गई हो उठा, तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है? यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। यहाँ पे हमें पान वाले का परिचय मिल जाता है बच्चों। वह एक काला, मोटा, खुशमिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। तोंद मतलब उसका जो बड़ा सा पेट था वो हिलने लगा। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। अबे हवलदार साहब को समझ नहीं पाया हाँ कि क्या करता है, इसीलिए उनका सवाल आता है कि क्या करता है। तो पान वाला कहता है चश्मा चेंज कर देता है। तो हवलदार साहब वापस उनको समझ नहीं आया, क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अभी भी समझ नहीं पाए थे। तो अभी वो समझाता है। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए। चौड़े चौखट चाहिए मतलब चौड़े चौखट फ्रेम चाहिए। तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उसको उधर दूसरा बिठा दिया। अब हवलदार साहब को कुछ सब कुछ समझ में आ गया कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मतलब उसे उसके हृदय को घायल करती है। मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही है। इसीलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से, अभी यहाँ पे छोटी सी दुकान लिखा है,
क्योंकि अब तक कैप्टन चश्मे वाले से हवलदार साहब परिचित नहीं हुए हैं। वो सिर्फ सोच रहे हैं, पान वाले ने जो बताया था। गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार दरकार मतलब बच्चा जरूरत होती है, तो जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, वो क्या आइडिया है। लेकिन भाई, एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, क्योंकि हवलदार साहब के मन में बहुत से सवाल थे इस बात को लेकर। तो उन्होंने क्या सवाल किया कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है। क्योंकि क्योंकि क्या है बच्चों की, नेताजी की मूर्ति कैसी थी बच्चों, संगमरमर की थी, लेकिन चश्मे असली फ्रेम के थे। तो इसीलिए उन्होंने पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था। दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों में हंसा। और उसने क्या जवाब दिया बच्चों। उसकी तोन थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीठ थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। बच्चों, ये जो एक छोटी सी लाइन है वो एक्सट्रैक्ट में आती है, मास्टर बनाना भूल गया। ठीक है। मुस्कुराता हुआ, देखो उसके लिए कितनी मजाक की बात थी, मतलब कोई सीरियस बात ही नहीं थी, कोई गंभीर बात ही नहीं थी। मुस्कुरा कर बोलता है, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह मजेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली बात थी, मतलब आश्चर्यचकित और दुखी करने वाली बात थी। क्योंकि बच्चों, जो देशभक्त जिन्होंने अपने देश के लिए सैक्रिफाइसेस किए हैं, वो हमारे लिए कितने अनमोल है, वो हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। और उनके उनकी मूर्ति बनाकर इस प्रकार की कमी छोड़ देना, ये बहुत बहुत गंभीर बात है। लेकिन इस गंभीर बात को पान वाला हंस कर बोल देता है, और इसीलिए उनको जो आश्चर्य भी होता है और दुख भी होता है। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी। लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की भी होगी और असफल रहा होगा। बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ उफ डॉट डॉट किया है बच्चों, अर्थात ये सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। वो ऐसा क्यों सोचते हैं, क्योंकि वो कैसा था बच्चों, एक ड्राइंग मास्टर था, एक एक्सपर्ट। ऐसा वो मूर्तिकार नहीं था, और इसीलिए वो इस प्रकार की सोच रखते हैं उसके बारे में कि शायद उसने मूर्ति तो अच्छी बनाई, लेकिन चश्मा एक अलग कारीगरी होती है ना, कि वो चश्मा उसे बनाना नहीं आया होगा, तो ये उसके बारे में ऐसा सोचते हैं। हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख़यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े, पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही। क्योंकि उसके मन में ऐसा क्यों आया बच्चों, क्योंकि नेताजी की मूर्ति देखो ना, बिना चश्मे की बनाई थी, लेकिन वो छोटा सा जो चश्मे वाला है, वो किस प्रकार उस चश्मे की कमी को पूरी करता है। शायद उनका, और उसे कैप्टन भी कहा जाता था ना, तो इसीलिए उनके मन में सवाल आया कि क्या वो नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही। अभी पान वाला नयापन खा ही रहा था, तो ये सवाल सुनकर एकदम एकदम से वो अपने हवलदार साहब को ऊपर से नीचे तक ऐसे देखने लगा। देखो, पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, मतलब जिस उन्होंने ऊपर से नीचे तक देखा उसने। फिर अपनी लाल काली पत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है।
आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। ये आपको एक्स्ट्रैक्ट में आता है बच्चों। हलदर साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए, मतलब एकदम से शॉक रह गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कैप्टन चश्मे वाले के प्रति जो छवि अपने मन में बनाई हुई थी, वो एकदम उसके विपरीत निकला। ठीक है ना? तो वो कैसा था? तो यहाँ पे हमें कैप्टन चश्मे वाले का परिचय मिलता है। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक पास पर टंगे बहुत से चश्मे लिए और अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की अपनी कोई दुकान भी नहीं है। मतलब अब असल में कैप्टन चश्मे वाला क्या है, वो अभी हलदर साहब को पता लगता है। फेरी लगाता है, मतलब घूम घूम कर वो चश्मे बेचता है। हलदर साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं। आपको ये सवाल आता है बच्चों कि कैप्टन चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहा जाता था। क्या यही उसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक ये सिलसिला कितने साल तक चला बच्चों? 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले से उस कस्बे से गुजरते रहे। नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। कभी गोल चश्मा, ये आपको पूछा जाता है कि किस प्रकार के चश्मे मूर्ति पर लगाए रहते थे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप वाला चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला बोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हरदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, मतलब उस धूल भरी यात्रा में यही पल थे, यही क्षण थे जो उनको बहुत ही खुशी देते थे। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान वाले की दुकान भी बंद थी। चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर कोई चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आग पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हुए। अभी हवलदार साहब सोचने लगे, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम हवन कर देने वालों पर भी हंसती है। मतलब हमारे जो देशभक्त है, हम जो देश के प्रति जिन्होंने बलिदान किया, सैक्रिफाइस किया, और उनकी जो देशभक्ति करता है उन पर भी हंसते हैं। उनको जो बलिदान करने वाले हैं, जो हमारे क्रांतिकारी है, उन पर भी हंसाया जाता है। और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है, मतलब सिर्फ स्वार्थ के लिए उनका नाम लिया जाता है। ठीक है ना? दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली मतलब कस्बे के बीचों बीच सुभाष की प्रतिमा अवश्य प्रतिस्थापित होगी। लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। आज वह रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया, चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चौके चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारी। रास्ता चलते लोग भी देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर
तेज-तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन मतलब एक फौजी कैसे बच्चों अटेंशन में खड़े होते हैं, उस प्रकार अटेंशन में खड़े हो गए। क्यों? उन्होंने क्या देखा बच्चों? तो मूर्ति की आँखों पर सरकंडे से बना छोटा-सा चश्मा रखा हुआ था और उस चश्मे को देखकर ही समझ में आता था बच्चों कि ये छोटे बच्चों द्वारा बनाया गया चश्मा है, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर भी उनकी आँखों में आँसू आ गए। उनकी आँखें भर आईं, अर्थात उनको ये देखकर खुशी हुई कि मतलब नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे से बना ही सही एक चश्मा तो है, अर्थात लोगों के मन में जो देशभक्ति की भावना है वो यहाँ पे प्रकट हुई दिखाई देती है। और इसीलिए बच्चों मैंने क्या कहा कि हमारे स्वयं प्रकाश जी का यही उद्देश्य है, यही वो इस कहानी में नेताजी का चश्मा इस कहानी में हमें बताना चाहते हैं कि किस प्रकार हमें हम हम हमारे छोटे से कार्य से, क्योंकि बच्चों देशभक्ति सभी के मन में स्थित होती है, फिर छोटे बड़े हो अमीर गरीब, यहाँ तक कि बच्चे भी अपनी योग्यता और शक्ति सामर्थ्य के अनुसार क्या करते हैं बच्चों, देश की प्रगति में या देश के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। ठीक है ना? तो यही बात यहाँ पे बताई गई है। हम अपने छोटे से कार्य से भी हम अपने देशभक्तों का सम्मान कर सकते हैं। देश के लिए कोई न कोई कार्य कर सकते हैं। तो ये बात यहाँ इस कहानी में बताई गई है। आशा है आपको ये लेसन समझ में आया होगा। इसके इस पाठ का उद्देश्य तथा हवलदार साहब और कैप्टन चश्मे वाले का जो चरित्र चित्रण है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अवश्य पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।